आज हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स का सॉल्यूशन देखना है, वो भी फिजिक्स का छठा चैप्टर और लास्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला एक ऊर्जा कहते किसे, तो ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, जीवाश्म ईंधन क्या है, तो पेड़ पौधों और जंतुओं के अवशेष से जो करोड़ों वर्षों बाद जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप एवं दाब के कारण जो है पेड़ पौधे का जो शरीर है वो ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसा ही ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। यानी वैसा ईंधन जो पेड़ पौधे और जंतु के अवशेषों से बनते हैं वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और इसका स्रोत है, उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत सबसे पहला है कि वह स्रोत जो प्रति इकाई आयतन और प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कम करे, और जो सरलता से मिल जाए, जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, और जो जलने पर धुआं न उत्पन्न करे। उसके बाद चलते उत्तम ईंधन किसे कहेंगे, तो उत्तम ईंधन वह है जिसका ऊष्मीय मान जो है ऊंचा हो, लेकिन वह सस्ता हो और अच्छा हो और आसानी से उपलब्ध हो जाए, और जिसकी प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, यानी जिसमें तुरंत से तुरंत जो है वो जल जाए और उससे धुआं भी उत्पन्न न हो, तो वो उत्तम ईंधन कहलाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पांचवें नंबर क्वेश्चन पर। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जरे कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे, तो मैं नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का उपयोग करूंगा। मैंने नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का उपयोग करूंगा भोजन को गर्म करने के लिए, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं कि जो एक बार नष्ट हो जाए तो फिर उसे दोबारा यूज किया जा सकता है, तो मैं ऐसे संसाधन का यूज करूंगा। और उसके बाद जिससे कि प्रदूषण उत्पन्न ना हो, तो इस तरह का संसाधन मैं यूज करना पसंद करूंगा। उसके बाद प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानि है, तो जीवाश्म ईंधन की हानियां ये है कि ये पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है, और ये एक बार नष्ट हो गया तो फिर दोबारा पाने के लिए जो करोड़ों वर्षों का इंतजार करना होगा। और उसके बाद है कि यह काफ़ी खर्चीला भी होता है, जैसे अभी के समय में भी देख रहे हैं गैस कितना महंगा हो गया, 1200 से 1300 रुपया में जो है गैस मिलता है आजकल, तो ये महंगा होता है। और इसके बाद यही अंदर जो ऊर्जा का और नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिलने वाला। उसके बाद है घ नंबर कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर वायु प्रदूषित हो जाती है, और जीवाश्म ईंधन की हानि क्या है कि इसको जलाने पर जो वायु प्रदूषित होती है, इनसे जो हानिकारक धुएं निकलते हैं। उसके बाद चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, यानी ऊर्जा का जो विकल्प हम क्यों सोच रहे हैं कि हम जो एक ऐसा तैयार करें स्रोत जिससे कि हम भी यूज कर ले और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज कर ले, तो हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो परंपरागत रूप से जो चली आ रही तकनीक से जीवाश्म ईंधन को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे काफ़ी खर्च और काफ़ी परेशानी होती है, और क्योंकि इसके लिए कुछ खास शर्तों का होना आवश्यक है, तो आज के वैज्ञानिक इस प्रणाली और तकनीक के बदले बढ़ते कदम में जो लगातार ऊर्जा की मांग की जा रही है, और ऐसे में ऊर्जा का परंपरागत स्रोतों पर आश्रित रहना संभव नहीं है। इसीलिए हम ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ये ध्यान देने रहे, यानी हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हम हमारे पास जो ऊर्जा है उसको जो पूरा करने के लिए एक और कोई ऑप्शन मिल जाए। तो जैसे कि क्वेश्चन ही दिया जाता है हम सवाल बनाने के लिए, तो हम चुन सकते हैं कि हम ये चूज करें या ये चूज करें या ये चूज करें। इसी तरह हम संसाधन का भी जो है विकल्प ढूंढ रहे हैं, ऊर्जा का भी विकल्प ढूंढ रहे हैं कि मान लीजिए किसी दिन कोयला अगर खत्म हो गया तो फिर हम किससे जो कोयला से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ऊर्जा हम फिर किससे प्राप्त करेंगे यदि कोयला खत्म हो गया तो इसलिए हम जो जो इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोयला सब जो एक बार खत्म हो गया तो करोड़ों वर्षों का हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन कि हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग के लिए किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। तो हमारी सुविधा के लिए पवनों और जल का पारंपरिक उपयोग के लिए जो है सुधार किया गया है कि पवन और जल का जो ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ये जो है परंपरागत स्रोत है। और इस प्रकार जो है हम जो है पवन और जल ऊर्जा के लिए जो हमसे जो है कहा जाता है कि जल को जमा करके रखनी चाहिए, चाहे वर्षा जल हो या कोई भी जल हो, या हमें नदी को साफ करके रखना चाहिए ताकि जो हमें जल ऊर्जा से कभी हानि ना हो। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उत्तल, अवतल या समतल सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सौर कुकर के लिए। तो सौर कुकर के लिए जो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी सौर कुकर बनाने में जो अवतल दर्पण का ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परिवर्तित करके एक बिंदु पर अपसारित कर देती है, और फलस्वरूप वहाँ ताप जो है बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ खाना बनाने में जो सुविधा होती है। उसके बाद महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं।
तो उसकी जो सीमाएं हैं, सबसे पहला है ज्वारीय ऊर्जा। तो पहली ज्वारीय ऊर्जा है, तो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो बहुत ही कम स्थान है जहां बांध बनाकर जो इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जा सकते हैं। साथ ही बांध बनाकर सीमित ऊर्जा ही प्राप्त की जा सकती है, यानी बांध बनाकर हम जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक लिमिट में प्राप्त कर सकते थे। ये भी महासागर से प्राप्त होने ऊर्जा की क्या है, सीमा है। महासागर है तो बहुत बड़ा, लेकिन ये ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा में बहुत ही कम देती है। उसके बाद है तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा का वही प्रकार जो व्यवहारिक रूप हो सकता है जहाँ को ट्रावाइन करने के लिए जो विभिन्न युक्तियां विकसित की गई, ताकि ट्राइमिन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न के लिए इसका जो उपयोग किया जा सके। यानी तरंग ऊर्जा का भी जो बहुत जो है हमें जो तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि तरंग ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें बड़ा सा बड़ा टरबाइन चाहिए, तो जो कि अभी तक वैज्ञानिक जो अच्छे ढंग से विकसित नहीं कर पाए हैं। उसके बाद चलते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो किसी कारणवश अगर पृथ्वी के अंदर ताप स्थल का निर्माण होता है, जो भूमिगत जल इन ताप स्थल के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है। यदि ताप जल अनुकूल परिस्थिति में ऊर्जा के स्रोत के उपयोग में लाया जाता है तो इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी पानी के अंदर जो जल है और पानी के अंदर जो धरती के अंदर जो गर्मी है, दोनों जब टकराती है तो उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वही भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा क्या है। तो किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से जब बमबारी किया जाता है तो वो नाभिक विखंडित हो जाता है, और इस क्रिया में अत्यधिक जो है हमें ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा जो नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। तो अत्यधिक ऊर्जा जो प्राप्त करने के लिए हमें नाभिकीय ईंधन जो है कम मात्रा में ही उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक भी होती है, ये रेडियो सक्रिय होता है। उसके बाद है कि किसी नाभिकीय शक्ति संयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्र में व्यापक तौर पर जो है किया जाता है। उसके बाद है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है। तो कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। आमतौर पर जो है सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जा रहा है। आमतौर पर जो है अभी तक जो देखिए प्रदूषण मुक्त एक भी ऊर्जा का स्रोत नहीं ढूंढ पाया, लेकिन सौर सेल जो है अभी तक प्रदूषण मुक्त माना जा रहा है। लेकिन वास्तव में सौर सेल से भी जो वातावरण जो है प्रदूषित होता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में जो है अवरक्त किरणों को प्राप्त करता है। उसके बाद है 14 नंबर कि रिकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में सबसे अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों या क्यों नहीं, रिकेट ईंधन के बारे में। तो हाँ, जो हम लोग जो सीएनजी के तुलना में जो हाइड्रोजन को जो स्वच्छ ईंधन मानते हैं, रिकेट ईंधन यानी हाइड्रोजन से बना ईंधन, तो इसे जो हम स्वच्छ मानते हैं सीएनजी से भी ज़्यादा। सीएनजी क्या है, जो हम घर में यूज करते हैं वो सीएनजी गैस है। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो सीएनजी से ज़्यादा होता है, इसलिए भी हम जो है सीएनजी से ज़्यादा बेहतर रिकेट ईंधन को मानते हैं। उसके बाद एक सीएनजी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, लेकिन जबकि हाइड्रोजन नहीं है। सीएनजी हरित गैस है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को ऊष्मीय मान जो सीएनजी से अधिक होता है। सीएनजी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सीएनजी हरित गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से आप 2 दे देंगे तो आसानी से जो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखने जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, और आपके चयन के लिए तर्क दीजिए। आपके चयन के लिए तर्क दीजिए। नवीकरणीय यानी जो जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो जैसे हो गया जल ऊर्जा, कि यह ऊर्जा बहुत जल द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है, अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिति ऊर्जा होती है। तो किसी ऊंचाई से गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, और यह क्रिया लगातार चक्र रूप में होती रहती है, और तथा विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो यानी पानी गिरती रहती है, हम ऊर्जा उपयोग करते रहते हैं। जब तक पानी रहेगा तब तक तो हम ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो इसलिए जो नवीकरणीय ऊर्जा में जल ऊर्जा आ जाता है। उसके बाद आता है पवन ऊर्जा, कि पवन ऊर्जा में भी जो जहाँ पे अधिक दिन में जो है पवन चक्की से जो है विद्युत ऊर्जा निकाली जाती है। उसके बाद है कि ऐसी 2 ऊर्जा के नाम लिखें जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, यानी जो एक बार समाप्त हो जाए फिर ना आएगी। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये एक बार समाप्त हो गए तो शायद हम फिर दोबारा नहीं देख सकते। लेकिन पीढ़ियाँ देख सकती हैं, लेकिन करोड़ों वर्षों बाद ही पीढ़ियाँ भी देख पाएंगी। करोड़ों वर्षों बाद ही ये फिर से बनेंगे। उसके बाद है जीव द्रव्य। तो
तो जीव द्रव्यमान क्या है कि पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित जो जैव पदार्थ है उसकी मात्रा को जो है जीव द्रव्यमान कहा जाता है। उसके बाद नाभिकीय संलयन क्या है, तो नाभिकीय संलयन है कि जिसमें दो नाभिक परस्पर मिल के जो एक अस्थायी नाभिक का निर्माण करती है, तो यही घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। उसके बाद सौर सेल क्या है, तो ऐसी युक्ति जो प्रत्यक्ष जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वह सौर सेल कहलाता है। उसके बाद सोलर कुकर क्या है, तो सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करके उसे ऊष्मा ऊर्जा में बदल कर जो है खाना बनाया जाता है, तो वो जो है सोलर कुकर कहा जाता है। उसके बाद कि 21 नंबर कि नाभिकीय विखंडन क्या है, तो जब एक भारी नाभिक जो टूटकर जो दो हल्के नाभिक में बदल जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। उसके बाद 22 नंबर है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादले वाले दिन नहीं कर सकते, क्योंकि बादल दिन सूर्य उगता ही नहीं है, तो हम सौर जल का फिर सौर ताप का हम कैसे यूज करेंगे, सौर ताप यानी सूर्य से साफ, तो सूर्य दिखेगा, सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचेगी तभी तो उसका ताप यूज कर पाएंगे हम। तो वर्षा के दिनों में जो हम सौर जल ताप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म और सूर्य की तुलना कीजिए, कह रहा है कि सूर्य की तुलना करनी है और जीवाश्म की तुलना कर दी, किस तरह से करनी है, तो जो हमें जो यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहला तो जीवाश्म ईंधन क्या है, सीमित है, जीवाश्म ईंधन सीमित है, लेकिन जीवाश्म ईंधन सीमित है लेकिन सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है असीमित है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है असीमित है, यानी सूर्य से मिलने वाली जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऊर्जा भी रहेगी, लेकिन जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए थोड़ी देर में तो फिर हमें वेट करना पड़ जाएगा उसे पाने के लिए। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो किसी भी समय हम कर सकते हैं, लेकिन जो है सौर ऊर्जा का उपयोग हम हर समय नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमें कुछ जो है जैसे सौर प्लेट चाहिए होते तभी हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें कुछ शर्त भी फॉलो करने होते हैं। और जो है जीवाश्म ईंधन को जलाने पर वायु प्रदूषित होती है, लेकिन जो है सूर्य से जो हमें कोई हानि नहीं होती। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि जैव मात्रा और ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना करनी है, जल विद्युत की तुलना करने और अंतर लिखना। तो जैव मात्रा और जल विद्युत में देखिए क्या अंतर, जैव मात्रा में क्या होता है कि वायु मास से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैव मात्रा चूका या गोबर का उपयोग होता है, यानी कि बायोगैस से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है जैव मात्रा प्राप्त करने के लिए जो हमें गोबर का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो नदियों पर जो है बड़े बड़े बांध बनाना पड़ता है। उसके बाद एक बायोगैस से वातावरण प्रदूषित भी होता है, लेकिन जो है जल से कोई वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। और बायोगैस रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा को उसी स्थान से जो गतिज ऊर्जा द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से जो है जैव मात्रा जैविक गैस जो है वो रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन जो है सौर ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा है। उसके बाद चलते निम्नलिखित में से जो हमें जो प्राप्त करना है वो है कि निम्नलिखित में जो हमें प्राप्त करना है कि ऊर्जा का निष्कासित करने की सीमा लिखिए, ऊर्जा निष्कासित करने की जो हमें सीमा लिखनी है। तो सबसे पहला क्या है कि पवने यानी हवा, तो पवन से जो निष्कासित होने वाली ऊर्जा की सीमा देखिए क्या है, हर एक जगह हर क्षण बहता हवा उपलब्ध नहीं रहता है, यानी हर एक जगह जो है एक जैसा हवा नहीं रहता। उसके बाद पवन से जो है यानी हवा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक चाल से जो हवा को बहना होगा तभी हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तरंग से निष्कासित ऊर्जा के लिए हमें क्या करना होगा, तो हर एक समय जो विद्युत उत्पादन के लिए तरंग उपलब्ध नहीं रहता, यानी हर एक समय जो बिजली उत्पन्न करने के लिए जो तरंग हमारे पास मौजूद नहीं होता, और जो तरंग से जो बिजली पैदा करना ये बहुत ही महंगा होता है। उसके बाद एक ज्वार भाटा से ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, तो देखिए ज्वार भाटा उत्पन्न के लिए जो है सागरों में बड़े बड़े बांध की बनाने की जरूरत पड़ती है, और ऐसे स्थान बहुत ही सीमित होते हैं, यानी सबसे पहला तो सागर में यानी महासागर में बांध बनाना जो पॉसिबल नहीं होता है, और पॉसिबल भी होता है तो कुछ सीमित जगहों पर ही होता है, फिक्स जगहों पर ही होता है। उसके बाद एक ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो है बांध बनाना भी काफ़ी महंगा होता है, तो ये सारी सीमाएं हैं। उसके बाद एक नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन वो है जिसका एक बार उपयोग करने पर हम दोबारा भी उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वही नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल विद्युत हो गया। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका एक बार उपयोग कर ले तो फिर दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसे संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कोयला पेट्रोलियम।
तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर कि समाप्त तथा अक्षय क्या है। तो समाप्त तथा अक्षय क्या है, तो समाप्त ऊर्जा वैसी ऊर्जा होगा कि जो एक बार जो है जिसकी आपूर्ति सीमित है और जो समाप्त हो सकती है, जो समाप्त हो जाएगी कुछ दिन में और फिर दोबारा हमें नहीं मिलेगी, तो वो जो है समाप्त ऊर्जा कहलाएगी। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम का। और अक्षय ऊर्जा वो होता है कि जो मरता नहीं है, अक्षय मतलब जो मरता नहीं है, तो वैसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ही नहीं होती उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। उसके बाद है 28 नंबर कि सौर कुकर के उपयोग के लिए, सौर कुकर के उपयोग के लिए जो है क्या लाभ है, क्या हानि है, और क्या ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ सौर कुकर को सीमित उपयोग है। तो सौर कुकर का जो उपयोग का लाभ है कि पहले तो ये बिना प्रदूषण के भोजन बनाता है, उसके बाद ये इसमें भोजन बनाना भी बहुत सरल है, और सौर कुकर में बनाने वाला खाने में जो पौष्टिक तत्व का क्षय नहीं होते, यानी उसमें जो पोषण होते हैं, विटामिन, जो फैट, ये सब नष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद है कि सौर कुकर का उपयोग में हानि भी है कि खाना बनाने में इसमें ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद रात में या बादल वाले मौसम में सौर कुकर द्वारा खाना बनाना जो काफ़ी कठिन होता है। उसके बाद हमेशा सूर्य के दिशा में सौर कुकर को रखना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकर का उपयोग भी सीमित है, जैसे ध्रुव पर 6 माह तक ही सूर्योदय होता है, और इसलिए जो वहाँ पर सौर कुकर का उपयोग 6 महीने के लिए होगा, 6 महीने तक नहीं हो सकता। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो औद्योगिकरण और आधुनिक ऊर्जा की मांग जो है बढ़ रही है, और ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण पर्यावरणीय परिणाम को जो सामने है वो इस प्रकार है। पहला है कि ऊर्जा की यह बढ़ती मांग जो ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट करने में सहायक हो रही है, यानी ऊर्जा तो हम ले रहे हैं और जहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं वहाँ धीरे धीरे ऊर्जा भी घट रही है, और उसके बाद यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बाधा पहुंचा रही है। और उसके बाद एक ऊर्जा के खपत को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो हमें सावधानी पूर्वक करना होगा, और उससे कम उपयोग करके ईंधन का जो हमें ज़्यादा लाभ उठाना होगा। और उसके बाद एक ईंधन बचाने वाली युक्ति जैसे प्रेशर कुकर का उपयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद एक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए।